नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, क्वाड संगठन वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्ध शक्ति है। मानवता के हित में क्वाड देश एकजुट हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोविड रोधी वैक्सीन का निर्यात अगले महीने से फिर शुरू करने के भारत सरकार के फैसले की सराहना की। राष्ट्रपति बाइडेन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्यापक द्विपक्षीय बातचीत। देश को विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की केंद्र की पहल मेक इन इंडिया के आज 7 वर्ष पूरे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में पहले विशाल सहकारिता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। संघ लोक सेवा आयोग 2020 के अंतिम परिणाम घोषित, शोभम कुमार शीर्ष पर। करगिल में हम्बनटोंगला में विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेडियो स्टेशन में उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों का आज शुभारंभ। सेंसेक्स पहली बार 60,000 के पार। और आईपीएल में शारजाह में कल चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर को 6 विकेट से हराया। समाचार प्रभात में मुकेश कुमार के साथ मैं लवलीन निगम। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में कोविड महामारी और आतंकवाद सहित वैश्विक चुनौतियों के बारे में प्रमुखता से चर्चा होने की संभावना है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने वर्ष 2020 में कोविड महामारी को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित किया था। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम ग्लोबल सिटीजन लाइव कार्यक्रम को भी वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। ग्लोबल सिटीजन अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो अत्यधिक गरीबी को खत्म करने के लिए काम कर रहा है। इसके अंतर्गत मुंबई, न्यूयॉर्क, पेरिस, रियो डी जेनेरो, सिडनी, लॉस एंजलिस, लागोस और सोल सहित प्रमुख शहरों में लाइव कार्यक्रम होंगे। इस कार्यक्रम का प्रसारण अनेक सोशल मीडिया चैनलों के जरिए 120 देशों में किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि क्वाड संगठन वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्ध शक्ति है और क्वाड नेताओं के साथ विचार विमर्श काफी व्यापक और रचनात्मक रहा। वाशिंगटन में क्वाड शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि संगठन के चारों देश 2004 में सुनामी के बाद पहली बार हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग के लिए मिले थे और आज जब पूरा विश्व कोविड संकट का सामना कर रहा है, पूरी मनुष्य जाति के हित के लिए फिर इस संगठन की बैठक हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि कोविड रोधी वैक्सीन की वैश्विक आपूर्ति बढ़ाने के लिए भारत में अतिरिक्त 1 अरब वैक्सीन डोज उत्पादन की अमेरिका की पहल आगे बढ़ रही है। Our vaccine initiative is on track to produce an additional 1 billion doses of vaccine in India to boost global supply. And today we're also launching a new Quad fellowship for students from each of our Quad countries to pursue advanced degrees in leading STEM programs here in the United States. It represents an investment in the leaders, innovators, and pioneers of tomorrow. व्हाइट हाउस में बैठक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा का स्वागत करते हुए श्री बाइडेन ने कहा कि क्वाड समूह में लोकतांत्रिक साझेदार हैं जो वैश्विक और भविष्य के मुद्दों पर साझा विचार रखते हैं। उन्होंने कहा कि ये समूह वर्तमान समय की प्रमुख चुनौतियों का सामना करने के लिए एकजुट है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि क्वाड संगठन ये उदाहरण रख रहा है कि किस तरह 4 देशों की तरह विश्व के अन्य लोकतांत्रिक देश
वैश्विक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। क्वाड सम्मेलन में अपने संबोधन में श्री मॉरिसन ने कहा कि इस समय विश्व का कोई भी हिस्सा हिंद प्रशांत क्षेत्र से अधिक संवेदनशील नहीं है। जापान के प्रधानमंत्री सुगा ने कहा कि क्वाड देशों के साझा मूल्य हैं, चाहे क्षेत्रीय मुद्दे हों या कोविड संकट जैसा वैश्विक मुद्दा। क्वाड संगठन ने इनमें से अधिकांश के समाधान के प्रयास किए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन व्हाइट हाउस के ओवल कार्यालय में मिले। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय बैठक में कोविड महामारी के खिलाफ संघर्ष, जलवायु परिवर्तन और हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव सहयोग का संकल्प लिया। श्री मोदी ने कोविड चुनौती से निपटने में राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिका की भूमिका की सराहना की। उन्होंने बेहतर विश्व के लिए भारत अमेरिका के बीच मजबूत संबंधों पर जोर दिया। वो समय था जब भारत कोविड की दूसरी लहर से बहुत ही पीड़ित था, बड़ा संकट था। कि उस समय जिस प्रकार से आत्मीयता से आपने भारत की चिंता की, जो शब्द व्यक्त किए और जो सहायता के लिए हाथ बढ़ाया, इसके लिए मैं फिर एक बार हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि दोनों देशों का लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति साझा दायित्व तथा लोगों के हित के लिए मजबूत प्रतिबद्धता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी हमेशा इस धरती की ट्रस्टीशिप की बात करते थे। भारत और अमेरिका को वैश्विक हित में धरती के ट्रस्टी होने की इस भावना को आगे बढ़ाना चाहिए। महात्मा गांधी ट्रस्टीशिप की बात करते थे। ये दशक उस ट्रस्टीशिप के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी हमेशा इस बात की वकालत करते थे कि प्लेनेट के हम ट्रस्टी हैं और हमने हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक ट्रस्टी के रूप में ये प्लेनेट को हमने सुपुर्द करना होगा। और ये ट्रस्टीशिप की भावना भी भारत और अमेरिका के बीच के संबंधों में एक बहुत अहमियत रखी जाए और महात्मा गांधी के आदर्शों की पूर्ति के लिए ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो प्लेनेट के लिए हर नागरिक की जिम्मेवारी विश्व के लिए बनती जा रही है। शिष्टमंडल स्तर की वार्ता में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करने के लिए न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अक्टूबर से कोविड वैक्सीन का निर्यात फिर शुरू करने के भारत सरकार के फैसले की सराहना की है। श्री बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पहली व्यक्तिगत बैठक के दौरान ये बात कही। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि क्वाड के अनुरोध पर भारत बायोलॉजिकल ई कंपनी द्वारा भारत में निर्मित जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन की 80 लाख डोज उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि वैक्सीन अक्टूबर के अंत तक तैयार की जाएगी और वैक्सीन निर्यात शुरू करने के भारत के फैसले के अनुकूल होगी। श्री श्रृंगला ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में भारतीय पेशेवरों के जाने का मुद्दा उठाया और H-1B वीजा का भी उल्लेख किया। विदेश सचिव ने कहा कि श्री बाइडेन ने प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर विचार करने का भरोसा दिया है। The Prime Minister raised a number of issues that involved the Indian community. He spoke of the issue of getting access for Indian professionals to the United States. In that context, he mentioned the H-1B visa. He also spoke of the fact that many Indian professionals who worked here contribute to Social Security. The return of those contributions when they leave the United States is something that did affect a number of people Indian nationals who worked here, and that he requested that this matter be looked into. व्यापार और आर्थिक संबंधों के बारे में व्यापक विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री ने भारत में कोविड की दूसरी लहर के संकट के दौरान अमेरिका की भारत के साथ एकजुटता दिखाने की प्रशंसा की। राष्ट्रपति बाइडेन ने भारत की एक ऐसे देश के रूप में सराहना की जिसने विश्व के देशों को ऐसे समय में मदद दी जब वो स्वयं ही संकट से गुजर रहा था। श्री श्रृंगला ने कहा कि श्री मोदी और बाइडेन की बैठक गर्मजोशी और सद्भावपूर्ण माहौल में हुई और ये समय के अनुकूल तथा सकारात्मक रही। दोनों नेताओं ने स्वीकार किया कि दोनों देशों के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी लोकतांत्रिक मूल्यों और हितों की साझा प्रतिबद्धता पर आधारित है। From our perspective, encapsulated our approach to the relationship. I'll try and walk you through some of what was already conveyed by the Prime Minister, who envisioned a decade of transformation, a transformational partnership in the U.S.-India
relationship articulated by what he called, emphasis on tradition, technology, trade, trusteeship, and talent. And I think the 5 T's in some senses summarize our relationship, and I repeat, tradition, technology, trade, trusteeship, and talent. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कोविड महामारी की चुनौती के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था सुधार के रास्ते पर है और आर्थिक वृद्धि दर मजबूत हो रही है। चंडीगढ़ में हरियाणा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि शेयर बाजार में भरोसा बढ़ रहा है क्योंकि खुदरा और छोटे निवेशक इसमें निवेश के लिए उत्सुक हैं। The steps we have taken for the economy, that directly or indirectly Indian economy is getting stronger, and this is not an ordinary period. It's a period which saw very many changes which were beyond our control, particularly the corona pandemic, which now has lasted in some form or the other 1.5 years. वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी और प्रत्यक्ष कर संग्रह से अर्थव्यवस्था में सुधार के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। प्रत्यक्ष कर और वस्तु और सेवा कर संग्रह का छमाही लक्ष्य हासिल कर लिया गया है और हर महीने औसतन 1,11,000 करोड़ रुपए का जीएसटी और 1,12,000 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष कर संग्रह हो रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों के जरिए स्टार्टअप्स को ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। फल सब्जी विक्रेता, रेहड़ी पटरी वालों को भी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत वित्तीय सहायता दी जा रही है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, क्वाड संगठन वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्ध शक्ति है। क्वाड देश मानवता के हित में एकजुट हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोविड रोधी वैक्सीन का निर्यात अगले महीने से फिर शुरू करने के भारत सरकार के फैसले की सराहना की। राष्ट्रपति बाइडेन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्यापक द्विपक्षीय बातचीत। देश को विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की केंद्र की पहल मेक इन इंडिया के आज 7 वर्ष पूरे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में पहले विशाल सहकारिता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। संघ लोक सेवा आयोग 2020 के अंतिम परिणाम घोषित, शुभम कुमार शीर्ष पर। करगिल में हम्बनटिंगला में विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित स्टेशन में उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों का आज शुभारंभ। सेंसेक्स पहली बार 60,000 के पार। और आईपीएल में शारजाह में कल चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर को 6 विकेट से हराया। निर्माण क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। देश को निर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र ने 25 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत की थी। इस पहल का उद्देश्य निवेश को सुविधाजनक बनाना, नवाचारों को बढ़ावा देना और निर्माण संबंधी सर्वोत्तम ढांचा स्थापित करना है। मेक इन इंडिया पहल से आर्थिक वृद्धि और विकास में देश का प्रदर्शन बेहतर हुआ है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन जैसी अनेक योजनाएं देश को निर्माण और निर्यात केंद्र बनाने में प्रभावी साबित हुई हैं। हमने प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम को इंट्रोड्यूस किया है और इस योजना के अंतर्गत भारत कैसे एक मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब बने, इसके लिए हम प्रोडक्शन वैल्यू पर 5 से 6% का इंसेंटिव दे रहे हैं। हमारे जो इस वर्ष की बजट घोषणा रही उसमें 1,97,000 करोड़ का हमने एक आउटले भी इसके लिए घोषणा की है। इसके अलावा जो वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है उसमें हमने देखा कि भारत ने कैसे 142वीं पोजीशन से 63वीं पोजीशन पे उछाल दिखाई है। मेक इन इंडिया संबंधी पहलों से पिछले 7 वर्ष में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में अब तक का सर्वाधिक 81 अरब 72 करोड़ डॉलर का वार्षिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ। इन 7 वर्षों में भारत में $440 का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारी संघों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन के अध्यक्ष एरियल ग्वारको भी इसमें मौजूद रहेंगे। सहकारी संघों से जुड़े दुनिया भर के करोड़ों लोग डिजिटल माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2020 का परिणाम घोषित कर दिया है। कुल 761 उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए अनुशंसा की गई है।
परीक्षा परिणामों में शुभम कुमार शीर्ष पर रहे हैं, जागृति अवस्थी को दूसरा और अंकिता जैन को तीसरा स्थान मिला है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में शुभम कुमार ने अपनी सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की। 2018 जनवरी से मैंने तैयारी स्टार्ट की। 3 साल का ये जर्नी था और मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो एंथ्रोपोलॉजी था। अभी लास्ट ईयर मेरा सिलेक्शन हो गया था सिविल सर्विसेज। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग टू बी इन द लिस्ट एट द फर्स्ट प्लेस एंड व्हेन आई सॉ द लिस्ट आई वाज लिटिल बिट शॉक्ड, बट माय फ्रेंड्स एंड माय फैमिली दे वर वेरी कॉन्फिडेंट बिलीव इन मी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल सेवा परीक्षा में सफल हुए घोषित उम्मीदवारों को बधाई दी है। श्री मोदी ने आज ट्वीट संदेशों में कहा कि लोक सेवा आयोग में विशिष्ट करियर उनकी प्रतीक्षा में है। उन्होंने कहा कि परीक्षा में सफल हुए लोगों को देश की विकास यात्रा के महत्वपूर्ण दौर में प्रमुख प्रशासनिक भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। शेयर बाजार में नया इतिहास रचते हुए सूचकांक ने कल 60,000 का आंकड़ा पार कर लिया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक में 163 अंक या 3% की वृद्धि हुई और यह 60,048 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 30 अंकों या 2% की वृद्धि के साथ अब तक के सर्वोच्च स्तर 17,853 पर आ गया। आईपीएल क्रिकेट में शारजाह में चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 6 विकेट से हरा दिया। बेंगलोर ने निर्धारित 20 ओवर में 156 रन बनाए। जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स ने 4 विकेट खोकर 157 रन बनाकर मैच जीत लिया। चेन्नई की ओर से ऋतुराज गायकवाड़ ने 38, फाफ डू प्लेसी ने 31, मोइन अली ने 23 और अंबाटी रायडू ने 32 रन का योगदान दिया। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। आज हम बात कर रहे हैं महान स्वाधीनता सेनानी प्रफुल्ल चंद्र सेन की। उनके दिल में देश प्रेम की आग ही थी कि 1930 से 1942 के बीच कई जेलों में वे 10 साल कैद रहे, लेकिन झुके नहीं। प्रफुल्ल चंद्र सेन ने आज ही के दिन यानी 25 सितंबर 1990 को कोलकाता में आखिरी सांस ली थी। आजादी के आंदोलन के अप्रतिम सेनानी सेन जमीनी लोकतंत्र और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की गांधी की सोच के प्रति आजीवन प्रतिबद्ध रहे। सेन 1962 से 1967 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रहे। प्रफुल्ल चंद्र सेन का जन्म 10 अप्रैल 1897 को बंगाल के खुलना जिले के सेन्हाटी गांव में हुआ था।
1990 को कोलकाता में सेन का निधन हो गया, लेकिन समाज के प्रति उनका समर्पण हम सब के लिए सीख है। प्रफुल्ल चंद्र सेन जैसे स्वाधीनता सेनानियों की निस्वार्थ सेवा और त्याग के लिए भारत सदैव ऋणी रहेगा। आज स्वाधीनता सेनानी और भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की जयंती भी है। वे हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे। देवीलाल का जन्म 25 सितंबर 1914 को हरियाणा के सिरसा जिले के तेजाखेड़ा गांव में हुआ था। माता का नाम शुगना देवी और पिता का नाम लेखराम सिहाग था। वे महात्मा गांधी के अनुयायी थे। मात्र 15 वर्ष की उम्र में ही वे स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने 1928 में लाला लाजपत राय के प्रदर्शन में हिस्सा लिया। चौधरी देवीलाल ने 1930 के दशक में सत्याग्रह और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया। उन्हें कई बार जेल भेजा गया और इस तरह वे औपचारिक स्कूल शिक्षा से वंचित रह गए। सच्चे गांधीवादी देवीलाल ने जीवन भर किसानों और अन्य ग्रामीण जनों के हित के लिए कार्य किया। ताऊ के नाम से लोकप्रिय देवीलाल जनता की नब्ज को अच्छी तरह पहचानते थे। उन्होंने 1947 में राष्ट्र की स्वतंत्रता के बाद भी किसानों की तरफ से आंदोलन जारी रखा। हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में देवीलाल ने किसानों और ग्रामीण जनों के हित में कई निर्णय लिए। 6 अप्रैल 2001 को 85 वर्ष की उम्र में ताऊ देवीलाल का निधन हो गया, लेकिन वे आजीवन किसानों के हित के लिए प्रतिबद्ध रहे। महान स्वाधीनता सेनानी के राष्ट्र प्रेम की इस भावना को शत शत नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी का अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल amritmahotsavquiz@gmail.com पर अपने जवाब भेज सकते हैं। जवाब के साथ आप अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजिए ताकि विजेता बनने पर हम आपसे संपर्क कर सकें। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 81वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर आज करगिल में हम्बनटिंगला में विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेडियो स्टेशन में उच्च शक्ति के ट्रांसमीटरों का उद्घाटन करेंगे। इन ट्रांसमीटरों से इस पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को आकाशवाणी और दूरदर्शन की बेहतर गुणवत्तापूर्ण सेवा उपलब्ध होगी। और अब एक नजर आज के मौसम पूर्वानुमान पर। सबसे पहले देश के 4 महानगरों के मौसम का हाल। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में आमतौर पर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मुंबई में तेज बारिश, चेन्नई में हल्की तथा दिल्ली और कोलकाता में मध्यम बारिश का अनुमान है। देश के उत्तरी हिस्से श्रीनगर, जम्मू, गिलगित, मुजफ्फराबाद में मौसम साफ रहेगा। लेह में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र इम्फाल, शिलोंग, कोहिमा, आइजोल, ईटानगर, गंगटोक में भी बादल छाए रहेंगे। एक आध स्थान पर हल्की या गरज के साथ वर्षा हो सकती है। पटना, रांची, जयपुर, लखनऊ में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। 1-2 स्थान पर हल्की या गरज के साथ वर्षा हो सकती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं।
और मुकेश, आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी हां लवलीन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमरीकी यात्रा से संबंधित खबरें सभी अखबारों में प्रमुखता से हैं। जनसत्ता ने अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के इस बयान को पहली खबर बनाया है, भारत अमरीका संबंधों में जुड़ा नया अध्याय। हिंद प्रशांत क्षेत्र, जलवायु और कोरोना सहित कई मुद्दों पर चर्चा। उधर दैनिक भास्कर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन शब्दों को प्रमुखता से दिया है, इस दशक में भारत अमरीका संबंधों में कारोबार की अहम भूमिका। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, क्वाड बैठक में बोले प्रधानमंत्री मोदी, सकारात्मक सोच के साथ क्वाड में काम करेगा भारत। पूर्वोत्तर के विकास के लिए कई योजनाओं का जिक्र करते हुए लोक सत्य ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के इस बयान पर लिखा है, देश को विकास की ओर ले जा रही है पूर्वोत्तर की संस्कृति। हिंदुस्तान ने शेयर बाजार के कल लंबी छलांग को प्रमुखता से देते हुए लिखा है, नया शिखर, सेंसेक्स 60,000 के पार। पत्र लिखता है, 3 दिन पहले ही बाजार पूंजीकरण में फ्रांस को पछाड़कर 5वें स्थान पर आने वाले भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को कीर्तिमान बनाया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, जीएसटी की तरह प्रत्यक्ष कर वसूली में भी मजबूत बढ़ोतरी दिख रही है, प्रत्यक्ष कर संग्रह 47% बढ़ा। अमर उजाला की खबर है, मेक इन इंडिया के अंतर्गत केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र में एयरबस के साथ 20,000 करोड़ रुपए के बड़े सौदे पर मोहर लगाई। पत्र लिखता है, वायुसेना की ये बढ़ी हुई ताकत, 3 का दम, रक्षा, कारोबार और रोजगार की बूस्टर डोज। राजस्थान पत्रिका ने सेना में नारी शक्ति शीर्षक से लिखा है, रंग लाई सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, एनडीए और नौसेना अकादमी की प्रवेश परीक्षा के लिए बेटियों से मांगे आवेदन, इसी साल बैठेंगे परीक्षा में। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, क्वाड संगठन वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्ध शक्ति है, क्वाड देश मानवता के हित में एकजुट हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोविड रोधी वैक्सीन का निर्यात अगले महीने से फिर शुरू करने के भारत सरकार के फैसले की सराहना की। राष्ट्रपति बाइडेन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्यापक द्विपक्षीय बातचीत। देश को विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की केंद्र की पहल मेक इन इंडिया के आज 7 वर्ष पूरे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में पहले विशाल सहकारिता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। संघ लोक सेवा आयोग 2020 के अंतिम परिणाम घोषित, शुभम कुमार शीर्ष पर। करगिल में हमबनटिंगला में विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित स्टेशन में उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों का आज शुभारंभ। सेंसेक्स पहली बार 60,000 के पार। और आईपीएल में शारजाह में कल चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।